नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम हर हफ्ते ये बात कर रहे हैं कि देश में जो चुनाव हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है। अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है। लगभग 380 के करीब सीटों का मतदान हो चुका है और अब करीब पौने 200 सीटों पर मतदान बाकी है। तो अब तक जो चुनाव हुआ है और आगे के चरणों में जो चुनाव बाकी है, वो किस तरफ जा रहा है, किसका पलड़ा हमें भारी दिख रहा है? इस बारे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। नमस्कार राजदीप, हाल में ही देश की चारों दिशाओं में घूम कर आ गए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राजदीप, आपने लगभग चारों दिशाएँ तय कर ली है एक तरह से और अभी भी आपकी यात्रा जारी है। तो अब तक क्या लग रहा है, क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी मुश्किल में आ रही है या एक इस तरह की बातचीत हो रही है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि कहाँ जा रहा है ये चुनाव? देखिए मिलिंद, ये बात सही है कि जब चुनाव शुरू हुआ तो लोगों को लगा ये देखिए ये तो बीजेपी को जो चुनाव जीतना ही है, एक डन डील है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चुनाव तो बीजेपी जीत ही गई है। पहले एक या दो चरणों के बाद ऐसी खबरें आने लगी कि कई इलाकों में टफ फाइट है। खासकर कि दक्षिण, पश्चिम और उत्तर भारत में, राजस्थान जैसे राज्यों में भी टफ फाइट है। इसलिए लोगों को लगा जो एक एक तरफा चुनाव है वो शायद कांटे की टक्कर हो रहा है। लेकिन मैं जब घूमा हूं मुझे लगता है हाँ, कुछ इलाकों में मिलिंद जरूर फाइट हुई है, कांटे की टक्कर है, कई क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी को बहुत बड़ी बहुमत मिली थी पिछली बार, वो कम भी हो सकती है। लेकिन जो ओवरऑल चित्र मैं देख रहा हूं मिलिंद, उसमें अभी भी बीजेपी कंफर्टेबली पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के आगे मुझे नजर आती है। मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी का भले ही वोट शेयर कम हो जाए कई राज्यों में, लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बढ़त थी पिछले बार और क्योंकि विपक्ष कुछ ही इलाकों में वाकई टक्कर दे पा रहा है, तो ओवरऑल पिक्चर, नेशनल पिक्चर जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि बीजेपी पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के साथ आएगी। मोदी जी हैट्रिक करेंगे। और मैं एक फैक्टर इसमें जोड़ दूं मिलिंद, कि जब मैं महिलाओं से मिलता हूं, और अक्सर हमारी जो रिपोर्टर्स या विशेषज्ञ एक गलती करते हैं, क्योंकि महिला आसानी से कैमरा के सामने कभी कभी नहीं आती गांव में, इसलिए हम उनका मत नहीं जानते हैं। जहां भी मैं गया हूं मैंने देखा है मैक्सिमम महिला जो है वो मोदी जी के साथ है। युवाओं में मैंने बदल देखा है, कई युवा बदल चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। बेरोजगारी का मामला उन पर बहुत भारी है, लेकिन महंगाई है। लेकिन महंगाई के बावजूद राशन क्योंकि गरीब महिलाओं को मिला है, इसलिए मैंने महिलाओं में कोई आक्रोश नहीं देखा। निराशा जरूर है लेकिन आक्रोश नहीं। और इसी वजह से मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा आगे है। एक और बात, उसके उनका संगठन, उनकी मशीन जो है वो अभी तक जमीन पर मजबूत है। और मशीन के जरिए आप वोटरों को बूथ तक ला पाते हैं। जो पन्ना प्रमुख वगैरह जो है उसका फायदा जरूर बीजेपी को होता है। और जैसे मैंने कहा, विपक्ष के पास उतने ना साधन है, ना नेतृत्व है, ना स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी को इस चुनाव में मुकाबले देने की। नहीं तो राजदीप, जैसे आपने कहा कि चुनाव से पहले मान लिया गया था कि ये डन डील है कि चुनाव तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी, बल्कि 400 पार तक का नारा दिया गया है, 370 पार बीजेपी जाएगी, इस तरह का नारा प्रधानमंत्री ने खुद दिया। तो ये डन डील से अब 4 चरणों में जो चुनाव हुआ है, इसमें ये जो आप बोल रहे हैं कि फाइट कहीं-कहीं लग रही है, तो ये परिवर्तन का कारण क्या है, या उसको हमने ठीक से पहले असेस नहीं किया था? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है एक बात मिलिंद हमें जाननी चाहिए, ये देश जो है इतना बड़ा है और इतना बहु इतना डाइवर्स है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीति होती है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में वहां किसानों की समस्या वाकई गंभीर है। वहां अन्य मुद्दे हैं, मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, जिस तरह से सरकार बनी है, पार्टियां तोड़ी है। आप कर्नाटका में जाए, वहां सिद्धरामैया जी के गारंटीज जो है उन्होंने काफी लोगों को लुभाया है। आप अन्य राज्यों में अन्य मसले हैं। कुछ इलाकों में बीजेपी ने कैंडिडेट्स शायद गलत चुने हैं, इसलिए उन कैंडिडेट्स को केवल मोदी जी पर एक तरह से निर्भर होना पड़ रहा है। तो अन्य राज्यों में अलग अलग मुद्दे नजर आते हैं। एक कोई मुझे पैन इंडिया नैरेटिव नहीं नजर आई, सिवाय एक बात की कि मोदी जी क्योंकि 10 साल से एक
स्थिर सरकार दे पाए हैं। बाकी कितने वादे पूरे किए हैं वो उस पर अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन एक स्थिर सरकार दी है। तो मुझे लगता है वोटर जो है, जो मैंने देखा है, वो स्थिर सरकार, स्थिर नेतृत्व चाहती है। और क्योंकि विपक्ष वो नहीं दे पाती है, इसलिए मोदी जी को मैंने देश भर में एडवांटेज देखा है। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि जब हमने 400 पार का ये नारा लगा, हमने ये उस नारे को टेस्ट नहीं किया कि जमीनी हकीकत क्या है। जैसे आप जमीन पर जाए, लोकल लेवल पर हर हर राज्य में कोई ना कोई लोकल लेवल का इश्यू है, मुद्दा है, जो इस चुनाव में जरूर लोग बात कर रहे हैं। कहीं बेरोजगारी हो, कहीं वो पेपर लीक का मामला हो, कहीं पानी की किल्लत हो, इन मामलों पर भी इस बार चर्चा हुई है। लेकिन इसके बावजूद एक जो पैन इंडिया नैरेटिव वो ये है कि हमें एक स्थिर सरकार चाहिए। पर राजीव, आप ये जो बात कह रहे हैं कि उम्मीदवार कहीं न कहीं कुछ कुछ सीटों पर मैटर कर रहे हैं और ये बार-बार हमको देखने मिल रहा है, क्योंकि 2014 में देखिए या 2019 में देखिए, वहाँ उम्मीदवार मैटर नहीं किए, मोदी जी ही काफ़ी थे, उनके नाम पर ही वोट पड़ रहा था। और मैं बार-बार एक बार साउथ मुंबई की सीट का मैं बार-बार उदाहरण इसलिए देता हूँ कि वहाँ पर जो गुजराती मतदाता है या मारवाड़ी है, अन्य भाषा के हैं, लेकिन शिवसेना को भी उन्होंने मतदान किया, जो कि आमतौर पे माना जाता था। तो लेकिन ये था कि तब मोदी जी ने कहा कि मेरा उम्मीदवार है, उसको वोट डालिए। तो वो पार्टी का उम्मीदवार मैटर नहीं कर रहा था, मोदी जी मैटर कर रहे थे। वही तरह से हमने जैसे दिल्ली में भी देखा, मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के नाम पे मतदान हो रहा था, तो वो सीट पर कौन खड़ा है वो मैटर नहीं करता था। तो ये जो अब कहीं-कहीं जो सीट वाली जो बात आ रही है कि यहाँ उम्मीदवार कौन है, ये बार-बार मुझे भी सुनने मिल रही है। तो ये आपको क्यों लग रहा है कि इसका मतलब क्या कोई नेशनल मुद्दा नहीं है, या लोग अब अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे? जो आपने कहा उन सब बातों में कुछ ना कुछ सच है। हमारे जो वोटर है, वो कई वोटरों से जब आप बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे सांसद हमारे साथ नहीं थे जब कोविड की महामारी हुई। कोई और आपको कहेगा कि बहुत वादे किए गए हैं, कहाँ कुछ हुआ। जैसे मैं पटना में था, वहाँ पटना कॉलेज के विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि देखिए हमें प्रॉमिस किया गया था कि कॉलेज बदलेगा, हम बिहार को बदलेंगे, कहाँ बदला है बिहार। तो हर राज्य में मैं देखता हूँ लोकल लेवल पर जनता, और क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया अब हर जगह पहुंच गया है, डिजिटल हर जगह पहुंच गया है। लोग व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया पर चर्चा करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ, या देखते हैं कौन सा वीडियो है, तो उनकी जानकारी भी बढ़ गई है। और इसी वजह से मुझे लगता है अन्य नैरेटिव्स, अलग अलग काउंटर नैरेटिव्स अलग अलग राज्यों में है, अलग चीजों पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि मोदी जी के खिलाफ गुस्सा हो। हाँ, अगर आप कांग्रेस के वर्कर है या एक्टिविस्ट है या कांग्रेस के नजदीक है, तो जरूर ऐसे कुछ लोग मिले हैं। लेकिन और ऐसे लोग भी मिले हैं जो निराश है। लेकिन ये निराशा गुस्से में, या वोट सरकार के खिलाफ वोट देने में कितने लोग तैयार हैं, इस पर सवाल है। युवा है एक बड़ा तबका, जो मैंने इस बार देखा है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार जो 25 से कम जो युवा है, वो सरकार के वादों में इतना विश्वास अब नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए समस्या रोजगार की है। और उस इशू पर शायद वो सरकार को कुछ इलाकों में सरकार के खिलाफ जरूर वोट कर सकते हैं। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है। उदाहरण था, अगर यही चुनाव मिलिंद महाराष्ट्र में विधानसभा का होता या बिहार में विधानसभा का होता, तो मैं कहता विपक्ष को या तेजस्वी को एडवांटेज है। क्योंकि ये लोकसभा का है, कई ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, वो फिर भी कहते नहीं, लेकिन हमें दिल्ली में एक मजबूत नेता चाहिए। तो ये मजबूत नेता जो है, ये एक एडवांटेज मुझे लगता है मिलिंद जी, बीजेपी को है इस चुनाव में। तो राजदीप, हम राज्यवार बात कर लेते हैं। आप चूंकि बिहार से ही लौट के आए हैं अभी, तो जो आप बात कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव होता तो एक अलग बात होती है और लोकसभा का एक अलग बात होती है। मुझे याद है कि अभी यशवंत देशमुख से जब हमने पिछले महीने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी उनके जो डेटा सेट में अभी भी नंबर 1 चॉइस बन चुके हैं वो मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन वही बात जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती जब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं राजदीप, की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार आ गए, बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। एक तो उन्होंने शुरुआत इंडिया बनाने की थी, लेकिन आ गए वो फाइनली इधर आ गए। तो बिहार में आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा फाइनली? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी तो अच्छा करेगी, उसके एलाइज शायद कमजोर खड़ी है। देखिए, ये बात बिहार की कुछ हद तक लागू है कि जो 16 सीटें जहां नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, वहां जरूर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर।
पर ये भी जानिए कि नीतीश कुमार के कई पुराने स्कीम, जैसे उनकी जीविका स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के लिए, वो अभी भी है। और उसके वजह से उनको काफी उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। तेजस्वी यादव के साथ युवा बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, उनको सुनने आ रहे हैं। केवल मुस्लिम यादव नहीं, अन्य समाज से आ रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश की है, कई कुशवाहों को उन्होंने टिकटें दी है। तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा वो केवल MY जो कॉम्बिनेशन है उसमें सीमित रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, जब आप लोगों को पूछते हैं कि क्या आप तेजस्वी को वोट देंगे, वो कहेंगे अगले साल जब विधानसभा हो। विधानसभा में तेजस्वी, लोकसभा में मोदी। ये मैंने पिछले साल कर्नाटक में भी देखा था, जब कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। कई लोगों ने कहा था हमें सिद्धारमैया चाहिए बेंगलुरु में, लेकिन केंद्र के लिए हमें नरेंद्र मोदी जी चाहिए। यही मैं महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में देखता हूं कि नहीं, उद्धव ठाकरे आज अच्छे नेता है, उनको उनके खिलाफ जो किया गया वो गलत था। लेकिन क्या आप उद्धव ठाकरे को वोट दोगे इस बार? कुछ लोग जरूर कहते हैं हाँ हम जरूर देंगे, लेकिन कई ऐसे भी है जो कहते हैं हम शायद उनको विधानसभा में दे। तो ये विधानसभा बनाम लोकसभा, जैसे हमने दिल्ली में देखा था 2019 और 20 में, एक फर्क पड़ता है। जो वोटर है वो बड़े सोच समझ कर करता है कि मुझे दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए और मुझे हमारे राज्य में एक ऐसा नेता चाहिए जिसके साथ मेरा कोई इमोशनल लगाव हो। तो ये मैंने बिहार में जरूर देखा है कि एक इमोशनल लगाव तेजस्वी का बन गया है कई वोटरों के साथ, खास करके युवाओं के साथ। लेकिन क्या इसकी वजह से वो लोकसभा चुनाव, क्योंकि एक वन मैन शो है, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, नीतीश कुमार हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जितिन राम मांझी है, तो एक बड़ा अलायंस उनके, चिराग पासवान है, एक बड़ा अलायंस उनके खिलाफ खड़ा हुआ है लोकसभा के लिए। तो उनको लोकसभा जीतना इतना आसान नहीं है। विधानसभा में जरूर मुझे लगता है वो यश पा सकते हैं अगले साल। तो राजीव, आपने जो एक जीविका स्कीम की जैसे आपने बात की, और आपने कल भी कहा कि कांग्रेस ने जो 10 किलो राशन लाने में देर कर दी होगी शायद, क्योंकि 5 किलो राशन की लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड पे। तो आपको लग रहा है, क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में भी जो कांग्रेस पैसे दे रही है महिलाओं को, उसका असर है, ऐसा देखा जा रहा है। तो क्या पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शनल हो गया है, लोगों को मुझे मिल रहा है इसलिए मैं वोट दूंगा? बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, मुझे लगता है वोटर जान गए हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि आज सोशल मीडिया और डिजिटल हर जगह फैल गया, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, वो जान गए सरकार जो भी होती है बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन हमें तो कोई मिलता नहीं है। ये जो एक उदासीनता कहिए, एक थकावट कहिए, वोटरों में नाराजगी कहिए, मैं निराशा कहूंगा। इस निराशा के माहौल में वोटर देख रहा है कौन मुझे क्या देगा। चलो, आप मुझे 5 किलो चावल दे रहे हैं, वेरी गुड। दूसरा मुझे 10 किलो दे रहा है, चलो वेरी गुड। हम अब मैं मैं एक बस राइड में गया था, बस में कर्नाटका में। अब ये महिलाओं को मुफ्त मिलता है। तो मैंने कहा ये मुफ्त तो सरकार, केंद्र, ये राज्य सरकार आपको मुफ्त बस में जाने दे रही है, तो किसको, सिद्धारमैया को वोट देंगे क्या? उन्होंने कहा हमने तो सिद्धारमैया को वोट दिया था पिछले साल, अब इस बार मोदी जी हमें कुछ वादे भी कर रहे हैं कि हम आपके घर बसाएंगे आवास योजना में, तो हम उनको भी देंगे। तो दोनों हाथ में लड्डू होंगे। तो ये बिल्कुल आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया, ट्रांजैक्शनल। एक तरह से वोटर कह रहा है आप मुझे बताइए आप मुझे क्या देंगे, अगर मुझे वो चीज पसंद आई फिर मैं आपको वोट करूंगा। ये बड़े बड़े वादे या ये भावुक होने के बाद, ये जो बीजेपी का कोर वोटर है वो शायद राम मंदिर वगैरह पर वोट दे सकता है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो बड़े बड़े हिंदुत्ववादी मुद्दे होते हैं, उसे आम जनता से कोई लेना देना है। आम जनता कह रही है 5 किलो चावल, 5 किलो राशन मिल रहा है, ये आज की तारीख में हमारे लिए काफी है। अब देखते हैं अगली सरकार हमारे लिए क्या करती है। तो हम बिहार से राजदीप, यूपी जाना हमारा रह गया। तो यूपी में चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती है, और पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को और एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। तो इस बार जो फर्क है पिछली बार से, कि मायावती और अखिलेश साथ साथ नहीं है, कांग्रेस और अखिलेश साथ में, और मायावती एक थर्ड फोर्स है। तो क्या आपको उत्तर प्रदेश में कोई तस्वीर बदलते हुए दिखती है इस बार? देखिए, यूपी और बिहार दोनों में मिलिंद, पिछले बार बीजेपी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था। बिहार में तो अपने सहयोगियों के साथ 53% तक गया था। तो गैप बहुत बड़ा है।
और हालांकि यूपी और बिहार दोनों में मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला जो पिछली बार बीजेपी को वोट दे रहे थे, लेकिन इसलिए इस बार कह रहे सोचना पड़ेगा। इसके बावजूद मैं कहूंगा क्योंकि गैप इतना बड़ा है, क्योंकि ये महिला फैक्टर इतना हावी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी में योगी जी बहुत उनकी लोकप्रियता है, खास करके फिर से मैं कहूंगा महिलाओं में, कि लोग कहते देखिए योगी जी के आने आने में शासन फिट हो गया। तो ये राशन राम शासन, ये त्रिशूल एक तरह से बीजेपी को हेल्प कर रहा है। हालांकि मैंने वो उत्साह नहीं देखा जो 2019 या 2021 विधानसभा में भी 2022 के विधानसभा में यूपी में नजर आया था। इस बार मैं देख रहा हूं कि एक वोटर इतना उत्साहित नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि दूसरी तरफ विकल्प भी नहीं नजर आता, इसी ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं हाँ इतना इतना काम तो नहीं हुआ जितना ये सरकार कहती है, लेकिन दूसरे और किसको दें। तो वो राहुल गांधी का कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है वो चला नहीं है लोगों में। लोग कह रहे नहीं इससे तो कुछ होना नहीं है। अगर विपक्ष एक ठोस एजेंडा थोड़ा और 3-4 महीने पहले रखती, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखती, तो मुझे लगता है यूपी जैसे राज्य में, हालांकि कैंडिडेट्स अच्छे दिए हैं, जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अखिलेश ने बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स दिए हैं और इसका उनको कुछ इलाकों में जरूर फायदा हो सकता है। लेकिन क्या वो केवल वोट शेयर बदलेगा या सीटें बदलेगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब एक जो मिलता जुलता आंकड़ा राशिद किदवई ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि 34 सीटें ऐसी है जो अखिलेश का हवाले से, कि जहाँ 40% से ज़्यादा वोट पिछली बार मिला था दूसरी पार्टी, मतलब समाजवादी पार्टी या जो अलायंस था, तो उनको ये लगता है कि इन सीटों पर हमारा कोई चांस बन सकता है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगता है। नहीं, उसपे ये बात आती है मिलिंद की वो बसपा का वोटर कहाँ जाएगा। पिछले बार सपा और बसपा एक साथ थे, जब ये 40% का आंकड़ा देते हैं उसमें बसपा भी है। जी, बसपा कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस बसपा इतनी मजबूत नहीं है, तो बसपा जी। का जो वोटर है मायावती का, अब मायावती ने कुछ इलाकों में स्ट्रॉन्ग मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है, तो क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? मुझे नहीं लगता इतना बढ़ेगा, लेकिन फिर भी नुकसान अगर होगा तो शायद सपा को होगा। कुछ इलाकों में ये भी कहा जा रहा है वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कोई कहा जहां प्रजापति एक कैंडिडेट उनका है या बीजेपी का भी प्रजापति है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह में मायावती केवल सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कितना और गैप, केवल गैप कम कर अखिलेश जी कर पाएंगे या जीत पाएंगे। जैसे कन्नौज की सीट है, वहां आज की तारीख में लगता है अखिलेश को अच्छा चांस है। लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां कॉन्टेस्ट टाइट है, लेकिन क्योंकि बीजेपी की मशीन जमीन पर मजबूत है, मुझे लगता है अभी भी कि एडवांटेज बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जरूर है। योगी मोदी एक डबल इंजन की अगर कहीं भी बात हो तो वो एक उत्तर प्रदेश है और कुछ हद तक असम है। नहीं, तो यही बात तो सही है राजीव, कि जो बसपा का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उस पर काफ़ी हद तक निर्भर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो 20% वोट शेयर था उनका 2019 में या 2017 में, वो घट के 2022 में जब सब लोग अलग अलग लड़े थे तो वो 12-13% पे आ गया था। तो प्रदीप गुप्ता से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ जाता है या वो एसपी या कांग्रेस की तरफ जाता है। ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो भी फैसला होगा उसमें उसका योगदान होगा। तो अब सबसे आखिर में राजदीप हम चलते हैं महाराष्ट्र में, जिस पे हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, लेकिन उसके बाद भी आप घूम के आए हैं वहाँ से। तो महाराष्ट्र को लेकर लोग मतलब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज़्यादा आ रही, मतलब जो महाविकास आघाड़ी या जो उद्धव ठाकरे लेड अलायंस है वो भी कह रहा है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है, और बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है। मतलब दोनों अलायंस का दावा जो है यही है कि हम ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। देखिए, अगर मिलिंद मैं कहूं कोई राज्य सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, वो है महाराष्ट्र। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, सीट बाय सीट मैं कहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार के खिलाफ, एक नाराजगी भी है कुछ इलाकों में। दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, जो ऑपोजिशन का फोर्स है, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, उनमें भी वो उस लेवल का तालमेल हर जगह में नहीं हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र जैसे राज्य में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है मिलिंद। मैं तो सेफ खेल रहा हूं महाराष्ट्र में, जब भी कोई पूछता है मैं कहता हूँ 50-50। अगर कोई राज्य है जिसको आप वाकई मिलिंद, एक वो बिस्किट है कोई 50-50 बिस्किट ब्रिटानिया की, उसी तरह वो महाराष्ट्र में। अगर आप
पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र एक तरह से ले तो वहां मुझे लगता है एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को एक एडवांटेज हो सकता है। मराठवाड़ा में कांटे की टक्कर है। विदर्भ में बीजेपी को अभी भी मैं समझता हूँ एडवांटेज है। मुंबई में बिल्कुल सीट बाय सीट हो रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ इलाकों में भारी है, कुछ इलाकों में उद्धव ठाकरे की जीत हो सकती है। कोंकण में स्लाइट एज टू उद्धव ठाकरे। तो अगर आप पूर्ण चित्र ले, महाराष्ट्र एक तरह से एक आईना जो है, जो टूटा हुआ आईना है, जहाँ क्योंकि इतनी पार्टियां बिखरी हुई है, वोटर बिखरे हुए हैं। कई वोटरों से मैं मिला, उन्होंने कहा वही नेता जो मुझे पिछले बार कह रहे थे इस नेता को हराओ, वो कहते हैं इस बार इस नेता को जिताओ। अब वोटर भी कंफ्यूज्ड है और एक नाराजगी, उदासीनता का ये सब है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कहूंगा कि जो बीजेपी को और उनके सहयोगियों को 42 मिले थे सीट 48 में, वो नहीं मिलेंगे इस बार। वो कम जरूर होंगे। अब सवाल है कि वो कितने कम होते हैं। नहीं, तो यही बात राजीव सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात तो लोग मान रहे हैं कि वहाँ सीटें कम हो सकती है एनडीए की, लेकिन बीजेपी भी इस बार चूंकि ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का नुकसान कितना होता है और एनडीए का नुकसान कैसे होता है। तो लगता है बीजेपी का थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे कहा बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें लड़ रही है। लेकिन जो सहयोगी दल है, अजीत पवार का हो या एकनाथ शिंदे का हो, उन पर जरूर दबाव है कि वो अपना परफॉर्मेंस क्या रिपीट कर, क्या वो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो सकता है क्या, उन पर प्रेशर है। जैसे जेडीयू पर है बिहार में। ये जो सहयोगी दल है, उनके सीटें मैं देख रहा हूं कुछ घट सकती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस चर्चा के लिए साप्ताहिक सभा में। तो जैसा कि आपने सुना राजदीप का हमने आकलन देखा कि पूरे देश भर का उनका आकलन क्या है, तो उनका ये कहना है नंबर 1 पॉइंट ये कि बीजेपी जो है वो सिंपल मेजॉरिटी अपने बूते पर ले लेगी। लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं लेंगी, लेकिन राजदीप का आकलन देश भर घूमने के बाद ये है कि उनको 272 से ज़्यादा सीटें अकेले आ जाएंगी। हाँ, लेकिन उनके जो सहयोगी है एनडीए के, चाहे वो बिहार में है या महाराष्ट्र में है, वहाँ सीटें कम हो सकती है। तो साप्ताहिक सभा में आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है या आपके कोई कमेंट्स बॉक्स में डालिए, जो हम अगले हफ्ते उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये शो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए।